हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू क्लास। और पार्ट वन हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ द बिजनेस, जो कि हर प्रकार के पीजीटी एग्जाम जो कॉमर्स से रिलेटेड है उनके लिए बेनिफिटेड रहेगा। चाहे वो नेट का एग्जाम ही क्यों ना हो, चाहे सेट का एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट, यूपी टीजीटी या यूपी पीजीटी, ईएमआरएस के वीएस एनवीएस, इन सभी एग्जाम से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चंस हमारे रहेंगे। एज वेल एज जो प्लस वन क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी ये क्लास काफी बेनिफिशियल रहेगी। इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस हमारा प्लस वन का ही बेसिकली एक टॉपिक है और उन्हीं से रिलेटेड हम ये क्वेश्चंस बेसिकली कर रहे हैं। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू प्लस असर्शन रीजन क्वेश्चंस। ठीक है। स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, मुझे बताइएगा एक बार वॉइस क्लियर है या नहीं आप लोगों को। होप सो आपको मेरी आवाज जो है क्लियरली सुनाई दे रही होगी, और ये जो पीपीटी है, प्रेजेंटेशन फाइल है, ये भी आपको दिखाई दे रही होगी। यूनिट वन हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिट वन हमारा जो है डिस्कशन का पॉइंट रहेगा इवेल्युएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, सभी प्रकार के पोल पीजीटी जो एग्जाम होते हैं आपके, पोल पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड जो एग्जाम आपके होते हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल है। प्लस प्लस वन क्लास के बच्चों के लिए भी ये काफी हेल्पफुल है। इसमें हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे प्लस असर्शन रीजन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। ऑल पीजीटी एग्जाम्स जितने भी होंगे, चाहे वो केवीएस का हो, चाहे एनवीएस का हो, चाहे ईएमआरएस का हो, इवन दो एचटेट एग्जाम, इवन दो एचटेट एग्जाम हो आपका, या फिर आपका ये जो आपका ये होता है ना यूपी टेट, यूपी पीजीटी और यूपी टीजीटी एग्जाम, उनके लिए भी काफी ये हेल्पफुल हेल्पफुल वीडियो रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको बताना है इनमें से कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब देखिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि बिजनेस में जो है एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है। एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक वो एक्टिविटी जो कि इकोनॉमिक नेचर की होती है, एक वो एक्टिविटी जो कि नॉन इकोनॉमिक नेचर की होती है। ठीक है। इकोनॉमिक नेचर की एंड नॉन इकोनॉमिक नेचर की। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक नेचर की एक्टिविटीज के बारे में, तो इसमें बेसिकली हम शामिल करते हैं बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। जो हमारे लिए बेसिकली अर्निंग, लाइवलीहुड कमाने का काम करती हैं, या जिनके थ्रू हम लाइवलीहुड अर्न करते हैं, उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी में डालते हैं। और नॉन इकोनॉमिक की बात करें तो जिनसे हमें क्या मिलता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन। ठीक है। मेंटल सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है, दो आर कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, या जिन एक्टिविटीज को हम अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी मानी जाएंगी। अब इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ए डॉक्टर ऑपरेटिंग इन हिज क्लिनिक, ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, यानी ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। ए मैनेजर वर्किंग इन एन ऑफिस, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। ए हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, वो ये मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रही है, तो ये एक हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। टीचर टीचिंग इन स्कूल, ये भी हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। तो होप सो कि जो इसका ऑप्शन है वो क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर। ऑप्शन सी क्या माना जाएगा, दैट इज ए हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली इज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको गलत स्टेटमेंट इसमें से ढूंढनी है, फॉल्स स्टेटमेंट। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड नॉट फॉर पर्पज ऑफ सेल बट फॉर पर्सनल कंजम्पशन, इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ बिजनेस एक्टिविटी। ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। आपको बताना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। देखिए सीधी सी बात है, ये बिजनेस के लिए तो हम कर नहीं रहे, बिजनेस के लिए तो हम ये कर नहीं रहे, खुद के पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, और ये कह रहा है इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस एक्टिविटी। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस, बिल्कुल नहीं करेगा। ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों, क्योंकि अब बिजनेस रिक्वायर्ड रेगुलर ट्रांजेक्शन। बिजनेस को किस तरीके की ट्रांजेक्शन जरूरत होती है, रेगुलर ट्रांजेक्शन की। और ये स्पष्ट कह रहा है कि एक सिंगल ट्रांजेक्शन को हम बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं मानते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हुई हमारी, ट्रू।
बिजनेस मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग द प्राइसेस। देखिए, प्राइसेस को बढ़ाकर प्राइसेस को बढ़ाकर क्या वो प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करता है? नहीं। इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंक्रीजिंग प्राइसेस, वो काफी सारा और भी अदर जो है ना प्रयास करता है, जैसे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, या फिर जो है मैक्सिमम सेल करना, या फिर जो है सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखना, है ना। तो ऑल पॉसिबल एफर्ट्स जो है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में नहीं करता है बाय इंक्रीजिंग द प्राइसेस। प्राइसेस को बढ़ाना ही उसका मकसद नहीं होता है, उसके थ्रू प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं होता है, उसका अदर पर्पज भी होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स। एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। एंड देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज बीइंग इनकर्ड डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स पुट इनटू बिजनेस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या है? ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। बट जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो कौन सी है? ऑप्शन सी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर आप इनको समझने के लिए ध्यान रखिएगा। यू हैव टू लर्न अबाउट द फीचर्स ऑफ फीचर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की फीचर्स क्या होती हैं? अब बिजनेस की फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें, तो ये रेगुलर होना चाहिए। ये बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी को इन्वॉल्व करता है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होता है। सोशल वेलफेयर भी इसका मोटिव होता है। ठीक है। तो जो बिजनेस है वो प्रॉफिट कमाने के लिए, लाइवलीहुड कमाने के लिए की जाती है। वो ऐसा नहीं है कि एक ट्रांजेक्शन हमने कर दी और उसी को हम जो है बिजनेस बोल देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। चलिए थर्ड वन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टराइज द बिजनेस एक्टिविटीज। आपको बताना है इसमें से बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी नहीं है। देखिए, प्रोविजन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। प्रोविजन ऑफ, हम इसमें क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं बिजनेस के अंदर, पब्लिक के लिए। बिल्कुल सही है, ये इसकी एक करेक्टरिस्टिक का पार्ट है। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। बिल्कुल, बिजनेस को करने के लिए किसी प्रकार की मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती हमें। बेसिकली क्वालिफिकेशन हमें रिक्वायर्ड होती है किसमें? प्रोफेशन। क्वालिफिकेशन किसमें जरूरत होती है? प्रोफेशन। जहां पर हमें हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। या एम्प्लॉयमेंट करने के लिए भी हमें क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम मेंटल वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर बिजनेस कर रहे हैं तो देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ द qualification of any kind of qualification. Profits are uncertain and irregular. Risk is present. बिल्कुल सही है, बिजनेस के अंदर रिस्क होता है और प्रॉफिट्स भी कैसे होते हैं? अनसर्टेन और इरेगुलर होते हैं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल, ये जो है इसकी फीचर नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको यही हमारा इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इसने पूछा डज नॉट करेक्टराइज द बिजनेस एक्टिविटी। अब बताइए कि अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं, अगर आपके पास कोई बिजनेस है, तो क्या आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यानी कि आप क्या उस बिजनेस को बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं? बेच सकते हैं। तो ये कह रहा है कि नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल यानी कि ये इसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है। उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन। आपको बताना है प्रोफेशन की करेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है। और देखिए, प्रोफेशन में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। ठीक है। इसमें फीस हम लेते हैं किसी काम के बदले में, सर्विसेज रेंडर करते हैं, और इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन की हमें जरूरत होती है। तो आइए चेक करते हैं। रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज, ये क्या इसकी करेक्टरिस्टिक है या नहीं है? ये इसकी करेक्टरिस्टिक बिल्कुल है। क्वालिफिकेशन एक्सपर्टाइज ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक फील्ड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल बॉडी इज मस्ट, बिल्कुल सही बात है। नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड, कह रहा है नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड। बताइए, कोई भी बिजनेस करने के लिए या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या हमें कैपिटल की जरूरत नहीं होती है? होती है, लेकिन इसमें थोड़ा हो सकता है कि हमें कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहे। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। देखिए, हमारे पास बेसिकली तीन बातें हमने डिस्कस इकोनॉमिक में। एक तो बिजनेस एक्टिविटी होती है, एक प्रोफेशनल, और एक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो बिजनेस में हमें सबसे ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है, मोर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। इसमें हमें लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें हमें नो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में हमें केवल जॉब करनी है और बदले में पैसा मुझे मिलता है। यहाँ पर मेरे पास क्या होती है? फीस होती है इन द फॉर्म ऑफ इनकम। यहाँ पर मेरे पास प्रॉफिट होता है इन द फॉर्म ऑफ इनकम, और यहाँ पर मेरे पास वेजेज एंड सैलरी होती है। वेजेज एंड सैलरी होती है। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। इसके लिए स्पेशल डिग्री चाहिए हमें काम करने के लिए, और इसके लिए भी हमें क्वालिफिकेशन की क्या होती है? जरूरत होती है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डूइंग एनी पर्टिकुलर जॉब। तो ये जो डिफरेंसेस हैं आपको इनको ध्यान रखना है, ताकि इनके आधार पर बाकी क्वेश्चंस का भी आप आंसर दे पाए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको बताना है एम्प्लॉयमेंट की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है। परफॉर्मिंग वर्क एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विसेज। कह रहा है जो बिजनेस होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है। तो पहला पॉइंट आप देखिए, क्या हम इसमें काम करते हैं एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रूल्स ऑफ सर्विसेज, बिल्कुल करते हैं। तो ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। फीस इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन सम रिस्क। तो देखिए यहाँ पर जो फीस है, वो फीस बेसिकली किसके लिए होती है? प्रोफेशन के लिए। फीस किसके लिए होती है? प्रोफेशन के लिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए तो क्या होती है? वेजेस एंड सैलरी। और जो रेगुलर या सर्टेन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसका करेक्टरिस्टिक नहीं है। क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। भाई क्वालिफिकेशन जैसी एम्प्लॉयर को रिक्वायरमेंट है उसी तरीके की क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग को प्रोवाइड करता है, बिल्कुल ये इसकी एक फीचर हो सकती है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है वो किसी को अपना पार्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता है। वो किसी को अपना पार्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता है, तो ये इसकी एक फीचर हो सकती है। चलिए 1 मिनट होल्ड करिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन 5 आपको होप सो क्लियर है। क्वेश्चन 6 पर चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 6 था मैच द फॉलोइंग। आपको इनको मैच करना है। अब यहाँ पर एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग इंडस्ट्रीज, ये 4 प्रकार की इंडस्ट्री दी गई हैं। आपको इनका जो पार्टिकुलरली है वो सामने दिए गए मीनिंग से इनको मैचअप करना है। तो मैं आपको बता दूं इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा आप इसके बारे में अंडरस्टैंड कर पाए। जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं। इंडस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइड की गई हैं? 3 पार्ट में डिवाइड की गई हैं। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहली है प्राइमरी इंडस्ट्री, फिर है सेकेंडरी इंडस्ट्री, और फिर है टर्सरी इंडस्ट्री। 3 प्रकार की इंडस्ट्री है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब जब हम बात करते हैं टर्सरी इंडस्ट्रीज की, तो इसको हम सर्विस इंडस्ट्रीज के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है? होम ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्री। होम ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्री, जिसमें हमारी प्रोडक्ट की रूपरेखा बदल जाती है। इसमें हम रॉ मटेरियल से कोई फिनिश गुड प्रोडक्ट तैयार करते हैं। और प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? जो बेसिकली रिलेटेड होती है हमारी, या तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है या फिर जेनेटिक इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है। किस रिलेटेड होती है? जेनेटिक इंडस्ट्री से। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री भी हमारी जो है अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जैसे एनालिटिकल इंडस्ट्री, जैसे सिंथेटिक इंडस्ट्री, जैसे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे असेंबलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार इसके हो सकते हैं। तो ये सारे सेकेंडरी इंडस्ट्री के हमारे बेसिकली क्या है? पार्ट्स हैं। अब इनके अंदर हमें ये देखना है कि ये कॉलम 1 कॉलम 2 से किस तरीके से मैच होता है। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट की। देखिए कहता है कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू ए न्यू प्रोडक्ट। जब हम अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मैचअप करते हैं और एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो उसको पार्टिकुलरली हम किससे कनेक्ट करते हैं? सिंथेटिक इंडस्ट्री से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, किससे कनेक्ट करते हैं? सिंथेटिक इंडस्ट्री से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा है इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। जो सक्सेसिव स्टेज होती है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसमें जो हम अलग अलग स्टेजेस इन्वॉल्व करते जाते हैं, तो कौन सी इंडस्ट्री बन जाती है? हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। उसमें हम प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा प्रोसेस इंडस्ट्री के बारे में। प्रोसेस इंडस्ट्री होती क्या है? इसमें एक स्टेप बाय स्टेप हमारा वर्क जो है वो आगे अगली स्टेज पर शिफ्ट हो जाता है। कार मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हम उसको लेते हैं। तो स्टार्टिंग में उसका हमने बॉडी स्ट्रक्चर तैयार किया, फिर उसके पहिए लगाए, फिर उसका इंटीरियर डिजाइन किया, फिर उसके इंजन को सेट, इस तरीके से वो प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। तो मैन्युफैक्चरिंग फिनिश प्रोडक्ट, जो सक्सेसिव स्टेज होता है मैन्युफैक्चरिंग की, वो किसमें होती है? हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट्स पार्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। अब ये बेसिकली डायरेक्टली रिलेटेड होता है हमारा किससे? असेंबलिंग इंडस्ट्री से। एनालाइज द सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल। तो ये एनालिटिकल इंडस्ट्री, एनालाइज मतलब एनालिटिकल इंडस्ट्रीज का पार्ट है। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इन सब के लिए हमारा जो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ए का 4। ए का 4 देखिए यहाँ है और यहाँ है, तो ये दो तो हमारे ऑप्शन कट जाएंगे। फिर उसके बाद सिंथेटिक इंडस्ट्री
बी का वन यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर कट जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? फिर अगेन यू हैव टू मैच विद द फॉलोइंग एग्जांपल: शुगर, पेपर, सीमेंट, टेलीविजन, कार, कंप्यूटर, ऑयल रिफाइनरी, और यहाँ पर हमारे पास है एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो इनके साथ आपको क्या करना है, इसको मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। देखिए एनालिटिकल इंडस्ट्रीज का जो एग्जांपल है दैट इज योर ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, आप देखिए ए का फोर कहाँ कहाँ पर है, ए का फोर कहाँ कहाँ पर है? ए का फोर हमारे पास है सी में और डी में। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए अब इसमें देखिए कॉमन क्या क्या है, ए का फोर, बी का टू, सी और डी डिफरेंट है, सी और डी क्या है, डिफरेंट है। तो आइए सी और डी पर चलते हैं। सी और डी में समझते हैं कि भाई सी का किसी के लिए क्या हो सकता है। तो अगर हम बात करें प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की, किसकी, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की, तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हमारे पास क्या आती है बेसिकली, शुगर एंड पेपर। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता है, ठीक है, चलता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, वन। तो वन हमारे पास किसमें है, डी में। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आइए इनको मैच कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा हो गया किससे, ऑयल रिफाइनरी से। और बी का सेकंड हमारा किससे मैच कर जाएगा, सिंथेटिक इंडस्ट्री मतलब सीमेंट इंडस्ट्री हमारे इसका एग्जांपल हो जाएगा। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब शुगर एंड पेपर। एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री जिसमें हम टेलीविजन, कार, कंप्यूटर वगैरह को क्या करते हैं, असेंबल्ड करते हैं। इज इट क्लियर? ये हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्री का पार्ट बन जाएगा। चलिए मैच द कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको करेक्ट अल्टरनेटिव ढूंढना है। देखिए ये जो पार्ट दिए गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, दीज आर द पार्ट ऑफ योर टर्सरी इंडस्ट्रीज। ये टर्सरी जो इंडस्ट्री होती है हमारी, उसका पार्ट है टर्सरी इंडस्ट्री, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। ये सर्विस सेक्टर का पार्ट हमारा माना जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग। रिमूवल द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अगर टाइम की हिंड्रेंस को अगर हमें कम करना है तो हम किसको इन्वॉल्व करते हैं, वेयर हाउसिंग। क्योंकि हमें बेसिकली स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी जरूरत होती है, स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसपोर्टेशन एक बार होल्ड करिएगा, मैंने शायद गलत कर लिया इसको। जो ट्रांसपोर्टेशन को एक बार होल्ड करिएगा, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, रिमूवल हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, फाइनेंस। देखिए फाइनेंस को एक बार मैच करते हैं, बैंकिंग किससे रिलेट करता है, हमारा फाइनेंस से मैच करता है। और इंश्योरेंस हमारा रिस्क को कवर करता है। ठीक है, ये दो पार्ट आप डायरेक्टली मैच कर सकते हैं। तो सी का सेकंड और डी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फोर्थ इसमें है हमारे पास। और मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, और मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्टली मैच करते हैं। अब देखिए तो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारे समय को बचाता है, ट्रांसपोर्टेशन हमारे समय को बचाता है, ट्रांसपोर्टेशन हमारे प्लेस को बचाता है। तो ये प्लेस की प्रॉब्लम को दूर करता है। ये किसकी प्रॉब्लम को दूर करता है, प्लेस की प्रॉब्लम को दूर करता है ट्रांसपोर्टेशन। और वेयर हाउसिंग हमारा समय, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं वो हमें कहीं ना कहीं तो रखना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। तो वेयर हाउसिंग हमें स्टोरेज फैसिलिटी देता है, ये टाइम की बचत करता है। और ट्रांसपोर्टेशन हमारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गुड्स को भेजने में मदद करता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नाइन्थ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्या कहता है, देखिए प्रॉफिट में बी रिगार्डेड एज एन एसेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। आपको बताना है कि भाई जो प्रॉफिट होते हैं कि वो एक एसेंशियल ऑब्जेक्टिव होता है किसी बिजनेस का। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो नेगेटिव मतलब काटती है। तो इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम, कि इनकम का सोर्स होता है, इसलिए प्रॉफिट को हम एक एसेंशियल ऑब्जेक्टिव मानते हैं। ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट इसको डिफाइन करते हुए है। इट कैन बी ए सोर्स ऑफ फाइनेंस, बिल्कुल प्रॉफिट से ही हमें फाइनेंस मिलता है ताकि हम एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस कर सकें। इट बिल्ड्स द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस, बिल्कुल ये बिजनेस की रेपुटेशन और एंटरप्राइज को बढ़ाता है। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ज्यादा रेपुटेशन होगी। फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना कंपनी के प्रॉफिट्स पर डिपेंड नहीं करता। हालांकि कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे होंगे तो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेंगे, लेकिन ये प्रॉफिट को डायरेक्टली इनटेक नहीं करता, क्योंकि प्रॉफिट हमारा फाइनेंस से पार्ट है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सीएसआर का पार्ट है। किसका पार्ट है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। तो ये जो है मे बी रिगार्डेड एज द एसेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस।
इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन, तो डज नॉट एक्सप्लेन में हमारा ये पार्ट ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता एक्सप्लेन तो ए बी सी इसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए टेंथ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टेंथ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हाईलाइट द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क के नेचर को इनमें से कौन हाईलाइट नहीं करता। डज नॉट के क्वेश्चन हमारे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इस पर आपने फोकस करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हाईलाइट द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, कहता है बिजनेस रिस्क जो है वो अनसर्टेनिटीज की वजह से होता है। बिल्कुल सही है, बिजनेस रिस्क अनसर्टेनिटीज की वजह से ही आता है, जहां अनसर्टेनिटी होगी वहीं तो रिस्क होगा। प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग, प्रॉफिट क्या है, रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग है, ये भी बिल्कुल सही है। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, ये भी बिल्कुल सही है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, नहीं, डिग्री ऑफ रिस्क प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड नहीं करता। तो इट इज नॉट हाईलाइटिंग द नेचर ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस की नेचर नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, डज नॉट पूछा था इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा सा रिस्क के बारे में। देखिए रिस्क जो है, रिस्क जो है वो दो हिस्सों में बांटा गया है। एक वो रिस्क जो कि कंट्रोलेबल होता है, कंट्रोलेबल होता है। एक वो रिस्क रिस्क जो अनकंट्रोलेबल होता है। ठीक है, अनकंट्रोलेबल, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं, एक वो रिस्क जो कि इंश्योरेबल होता है, एक वो रिस्क जो अनइंश्योरेबल, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। अब इस रिस्क के अलग अलग कारण हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी रिस्क हो, जिसमें हम कह सकते हैं कुछ नेचुरल कोजेज हमारे पास हो सकते हैं, कुछ ह्यूमन कोजेज हो सकते हैं, कुछ इकोनॉमिक कोजेज हो सकते हैं, और कुछ हमारे अदर कोजेज भी इसका एक काम पार्ट बन सकते हैं। तो जो नेचुरल कोजेज होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, ह्यूमन बींग्स के वजह से। जो आपके ह्यूमन कोजेज, सॉरी नेचुरल कोजेज जो किसकी वजह से होते हैं, बाढ़, भूकंप, तूफान या किसी प्रकार की आपदा की वजह से। और ह्यूमन कोजेज की वजह से जैसे चोरी, है ना, फोर्जरी। और इकोनॉमिक कोजेज प्राइसेस डिमांड्स में चेंजेस। और अदर कोजेज में हमारे पास आ सकते हैं कौन कौन से रिस्क, जिनमें हम लोग इन जो रिस्क हमारे इन पहली तीन कैटेगरी में नहीं आते, वो अदर कोजेज अदर रिस्क में शामिल किए जाएंगे। चलिए ये एक क्वेश्चन आपके सामने, इसको मैच करिएगा। पता नेचुरल कोज, ह्यूमन कोज और इकोनॉमिक कोज और अदर कोजेज, इनके बारे में हमें बात करनी है। अब नेचुरल कोजेज मैंने बताया आपको, बाढ़, भूकंप से शामिल होता है, तो ऑप्शन सी देखिए, फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेन्स, फेमाइन, ये हमारे किससे संबंधित है, हमारे ये रिलेटेड है हमारे नेचुरल कोजेज से। किससे रिलेटेड है ये, नेचुरल कोज से। क्लियर। दूसरा देखिए ह्यूमन कोजेज, ह्यूमन कोजेज मैंने आपको बताया डिसऑनेस्टी हो सकती है, केयरलेसनेस हो सकती है, या नेग्लिजेंस हो सकता है ऑफ एम्प्लॉइज, स्टॉपेज ऑफ वर्क, पावर फेलियर, स्ट्राइक, रियोट्स, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी एक्सेट्रा। तो ह्यूमन कोजेज हमारे किससे रिलेट करते हैं, पॉइंट नंबर 2 से। इकोनॉमिक कोजेज में मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो आपका प्राइसेस है या बोरोइंग्स के रेट्स हैं, टैक्स के रेट्स हैं, उनमें हाइक आ जाए, तो इकोनॉमिक कोजेज हमारे लाइक मतलब किससे रिलेट करेंगे, rise in the interest rate of for the borrowing had levy of the higher taxes etc. अदर कोजेज हमारे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस से हो सकते हैं, मैकेनिकल फेलियर से हो सकते हैं, बर्स्टिंग ऑफ वेल्डर से हो सकते हैं, है ना, या फिर एक्सचेंज रेट्स में फ्लक्चुएशन आ जाए, इनकी वजह से भी हो सकते हैं। तो ये हमारा जो है ऑप्शन किससे बिलोंग करता है, ए का थर्ड यहाँ है, बी का हमारा सेकंड, बी का सेकंड इसमें है, सी का फर्स्ट बी सी में है, और डी का फोर्थ इसमें। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे बताइए अगर किसी प्रकार की डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो स्टोर ओनर sympathize with a needy elderly person and gives medicine for his ailment, कहता है कि एक स्टोर जो ओनर है किसी बेसिकली जो जरूरतमंद लेडी को क्या करता है, मेडिसिन देता है। ठीक है, मेडिसिन देता है, सिंपैथाइज, सिंपैथी को शो करते हुए। तो ये क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, यहाँ तो उसको क्या मिल रहा है, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। क्या मिल रहा है इसमें, यहाँ पर मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्योंकि उसने किसी की मदद की है। तो इट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
फुटबॉल कोच गिव्स ट्रेनिंग इन फुटबॉल टू हिज डॉटर फॉर फोर्थ कमिंग मैच। वो अपनी ही बेटी को ट्रेनिंग दे रहा, तो क्या उसको कोई मॉनेटरी बेनिफिट है यहाँ पर? नहीं। हेल्थ वर्कर ट्रीटिंग हर पेशेंट, कहता है हेल्थ वर्कर जो है वो अपने पेशेंट का क्या कर रहे हैं? ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर हेल्थ वर्कर अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे तो मेडिकल में करेंगे या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करेंगे। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट हो सकता है। फोर्थ वन पढ़ लेते हैं एक बार। डोनेशन मेड बाय बिजनेस हाउस टुवर्ड्स द कम्युनिटी किचन रन बाय एनजीओ। अब देखिए, एनजीओ के द्वारा कोई भी काम किया जाता है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही पार्ट माना जाता है, जैसे फूड प्रोवाइड करना, मेडिसिन प्रोवाइड करना, underprivileged peoples and migrant worker of the society during COVID-19 pandemic। ये एक सोशल वर्क है। क्या ये एक सोशल वर्क है? इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। ब्लैंक इज सेड टू बी कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन। Blank is said to consist of activities of removing the hindrance of person, place, time, risk, finance, information in the process of exchange of goods and services। तो ये हमारा जो पार्टिकुलरली जितने भी ये इस प्रकार की समस्याएं आती हैं उनको रिमूव करने के लिए हम किसे शामिल करते हैं? कॉमर्स को। ये क्योंकि हमारा किसका पार्ट है? एड्स ट्रेड का पार्ट है। किसका पार्ट है? एड्स ट्रेड का पार्ट है। तो कॉमर्स में हम शामिल क्या करते हैं बेसिकली? कॉमर्स में हमारे पास क्या क्या शामिल होता है? कॉमर्स में शामिल होता है ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड्स। एड्स टू ट्रेड्स, और एड्स टू ट्रेड में हमारी क्या आती है? सारी की सारी टर्सरी इंडस्ट्री आती है। क्या आती है? टर्सरी इंडस्ट्री। तो कॉमर्स इसका क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? कॉमर्स इज सेड टू बी कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज of removing the entrance of person, place, time, risk, finance, information in the process of exchange of goods and services। exchange of goods and services, और ये सब किस में आता है? बिजनेस। बिजनेस का पार्ट होता है हमारा। किसका पार्ट होता है? बिजनेस का पार्ट होता है। ठीक है, तो कॉमर्स इसमें बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्टिविटी विच आर मेड फॉर असिस्टिंग ट्रेड आर नोन एज। वो एक्टिविटी जो ट्रेड को हेल्प करती है करने में उन्हें क्या कहते हैं? वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्या कहलाती है वो? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, या एड्स ट्रेड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एड्स टू ट्रेड बोल देते हैं। चलिए 15th क्वेश्चन है हमारा। Identify the document used for carrying out transactions in which money passed from hand to hand in ancient time। कहता है कि पुराने समय में जब हम लोग गुड्स को खरीदने बेचने में या ट्रांजेक्शन को कैरी आउट करने में मनी का यूज करते थे, तो उस मनी को हम क्या बोलते थे? दैट इज टू बी नोन एज हुंडी। हम क्या बोलते थे? हुंडी बोलते थे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हम जो बुक यूज कर रहे हैं पार्टिकुलरली इस पर्पज के लिए वो क्लास 11th की बुक है हमारी, जो सप्लीमेंट्री स्टडी गिवन बाय सुभाष देसर। तो सुभाष देसर की जो ये बुक है उस बुक से हम लोग जो है बेसिकली ये सुभाष देसर की जो बुक है उस बुक से हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो हुंडी क्या होती थी? बेसिकली हुंडी एक डॉक्यूमेंट जो कि मनी के फॉर्म में काम करता था गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। पाटलिपुत्र was popularly known as commercial center for the। अब जो पाटलिपुत्र था वो किस पर्पज के लिए जाना जाता था? दैट इज फॉर एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स। याद रखिएगा, एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स के लिए इसको जाना जाता था। पाटलिपुत्र was popularly known as commercial center for exports of stones। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है। Match the columns and choose the correct answer। An economic activity in which capital is not required, that is employment। that is employment। वो क्या होती है हमारी? employment होती है। An economic activity which in which rendering of personalized expert services is required, that is profession। सब क्या बोलते हैं? profession बोलते हैं। And economic activity where the main objective is to earn the profit, that is business activity। तो ए का हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? ए का हमारा पॉइंट हो जाएगा सेकंड। ए का सेकंड कहाँ है? यहाँ है। और बी का जो है, बी का हमारा पॉइंट हो जाएगा थर्ड। तो बी का थर्ड कहाँ है? यहाँ है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? अगेन इट इज मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड स्पोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्रीज। आपको उस इंडस्ट्री का नाम बताना है जो स्पोर्ट सर्विसेज देता है अदर इंडस्ट्रीज को। तो वो कौन सी इंडस्ट्री होती है? हमारी टर्सरी इंडस्ट्री होती है। तो पॉइंट नंबर थर्ड हमारा इसका जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर चूज किया जाएगा। पॉइंट नंबर थर्ड, इसको क्या बोलते हैं? टर्सरी इंडस्ट्रीज बोलते हैं।
द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्री विच कवर ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स। देखिए ऑयल रिफाइनरी और शुगर मिल्स की बात करते हैं तो उसमें हमारी जो है सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट माना जाता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड की इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें एक इंडस्ट्री होती है हमारी जो है सिंथेटिक, और एक इंडस्ट्री होती है हमारी जो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ दो द इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न्ड with the extraction of natural resources from the earth. So it is a part of your primary industry, ठीक है। And the industries which are concerned with breeding, reproduction and multiplication of the species, that is part of genetic industry, इसको हम genetic industry में डालते हैं। तो ए का थर्ड और बी का सेकंड, ठीक है। ए का थर्ड और बी का सेकंड कहाँ कहाँ है, बस यही है, ए का थर्ड एक ही में है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी हम इसको मैच करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कॉमर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉमर्स किसका कॉम्बिनेशन, अभी मैं ऊपर बता कर आया था आपको। कॉमर्स किसका कॉम्बिनेशन होता है, कॉमर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 में देखिए, यहाँ पर आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, जो बिजनेस होता है, जो बिजनेस हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसमें बेसिकली हम क्या शामिल करते हैं, बिजनेस में हम शामिल करते हैं कॉमर्स प्लस इंडस्ट्री, कॉमर्स प्लस इंडस्ट्री। आप इसको यूं बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लस जो है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ चीजें बनी बनाई हम बेचते हैं तो कॉमर्स का पार्ट बन जाता है, कुछ चीजें बना के बेचते हैं तो इंडस्ट्री का पार्ट बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 refers to purchase of goods from one country for the purpose of selling them to another country। आपको बताना है refers to purchase of goods from one country for the purpose of selling them to another country। तो क्या कहलाता है वो, इम्पोर्ट तो क्या होता है कि किसी दूसरी कंट्री से गुड्स को खरीदना, और एक्सपोर्ट क्या होता है कि दूसरी कंट्री में गुड्स को बेचना, और एंटरपोर्ट क्या होता है एक से खरीद कर, मान लो ए कंट्री से खरीदा बी कंट्री ने, बी ने ए से खरीदा और बी ने सी को बेच दिया, दैट इज कॉल्ड एंटर, दैट इज कॉल्ड एंटर। एक कंट्री से खरीदना और दूसरी कंट्री को बेचना क्या कहलाएगा, वो एंटरपोर्ट कहलाएगा। होलसेल ट्रेड में तो हम लमसम गुड्स परचेज करते हैं। Which of the following hindrance of trade is overcome by the banks? Banks फाइनेंस की प्रॉब्लम को दूर करते हैं, तो hindrance of finance is to be revoked by banks, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट फॉर इंटरनल ट्रेड। आपको बताना है इंटरनल ट्रेड के लिए जो है इनमें से किस कॉम्बिनेशन को हम शामिल करते हैं। तो इंटरनल ट्रेड में हमारा शामिल होता है बेसिकली क्या, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड कौन सा होता है, जो विद इन द कंट्री होता है, विद इन द कंट्री होता है, उसको क्या बोलते हैं, विद इन द कंट्री, उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। तो इसमें हमें क्या क्या शामिल करना पड़ता है, होलसेल में, होलसेल एंड रिटेल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इसमें नहीं है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या बिजनेस में करते हैं, बताइए करते हैं, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, प्रोक्योरमेंट करना ही तो हमारा मेन पर्पज है। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिल्कुल करते हैं। डोनेशन ऑफ ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फॉर द चैरिटी, ये हमारा बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट नहीं है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स, ये कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर, ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर, क्यों, क्योंकि डोनेशन करना हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होता है। बिजनेस कैसी एक्टिविटी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज being incurred despite the best efforts put into the business। तो कहता है उस बिजनेस की उस करेक्टरिस्टिक का नाम बताइए जिसमें हम चाहे कितने ही अच्छे एफर्ट्स कर लें फिर भी हमें लॉस ही होगा। तो दैट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। ये हमारी किस करेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स को डिफाइन करता है। 25वां देखिए, मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट आंसर। आपको बताना है लॉसेज ड्यू टू फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेन्स, फेमाइन, ये भी हम ऊपर करके आए थे। दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ योर नेचुरल कॉजेज, ठीक है, नेचुरल कॉजेज में शामिल किए जाते हैं। डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंसी ऑफ एम्प्लॉय, ये सब हमारा क्या है, ह्यूमन कॉजेज का पार्ट है, इसको ह्यूमन कॉजेज में हम शामिल करते हैं। अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू डिमांड ऑफ गुड्स एंड कंपटीशन, प्राइस कलेक्शन, ये सब हमारा इकोनॉमिक कॉजेज का पार्ट है। तो हमारा ये जो है, आप इसको मैच कर लीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का है हमारा सेकंड और बी का है हमारा थर्ड।
ए का सेकंड, बी का थर्ड, देख लीजिए कहाँ कहाँ है, ए का सेकंड, बी का थर्ड, ऑप्शन ए में ही है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको कॉलम्स को सिलेक्ट करना है और बताना है कि सही आंसर इसमें क्या होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज इन विच सैलरी इज रिवॉर्ड। अगर सैलरी कहीं मिलती है तो कहाँ मिलती है हमें, एम्प्लॉयमेंट में मिलती है। कहाँ मिलती है, एम्प्लॉयमेंट में। ऑप्शन ए का ऑप्शन फोर्थ सर्च कर लीजिए कहाँ है। तो ए का ऑप्शन फोर्थ हमारे पास ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, केवल एक ही में है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, बाकी चीजें आप खुद से पढ़ेंगे। फिर भी मैं एक बार आपके लिए रीड कर देता हूँ। पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन रिलेशन टू इट्स कंपटीटर। जब हम बात करते हैं किसी भी इंटरप्राइजेस की पोजीशन उसके कंपटीटर के कंटेक्स्ट में, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, हम उसमें क्या कर रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा एक डी का, हमने क्या रखा, फोर्थ रखा है ना, डी का फोर्थ, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए का थर्ड, ए का थर्ड क्या कहता है, मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट स्टैंडिंग। तो ये हमारा हो जाएगा एक का, ओहो मैं गलत कर लिया है ना, अन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ए का फोर्थ हमें ढूंढना था, ए का फोर्थ हमें ढूंढना था, सॉरी, माफी चाहूंगा, ये हमारा इसका आंसर नहीं होगा। देखिए ए का फोर्थ हमने ढूंढना था, ए का फोर्थ हमारा कहाँ है, इन दो में है। ए का फोर्थ किस में है, इन दो में है। तो ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर नहीं होगा, और ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हम डी के फोर्थ पे चले गए, ए का फोर्थ ढूंढना था हमें। तो ए का फोर्थ यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। इनमें कॉमन बी का थर्ड है, बी का थर्ड है, सी वन और सी टू। अब सी पर आप नजर डाल लीजिए क्या है, एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर कॉस्ट। रिवेन्यू से ज्यादा, एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर कॉस्ट अगर हो तो हमारा वो किसको डिनोट करता है, प्रॉफिट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, प्रॉफिट को। तो सी का फर्स्ट जो है इसके अंदर है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, थोड़ा सा हमने गलत कर लिया था, नाउ यू हैव रेक्टिफाइड इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग इंडस्ट्री। अगेन सेम क्वेश्चन हमारा रिपीट हो रहा है, होप्स कि आप इस क्वेश्चन को खुद से कर लेंगे। चलिए इसका ऑप्शन जो है मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ए का थर्ड पॉइंट हमारा देखिए, एनालिटिकल इंडस्ट्री में हमारी कौन सी आती है, जो ऑयल रिफाइनरी आती है एनालिटिकल में, ठीक है। सिंथेटिक में कौन सी आती है हमारी, सिंथेटिक में आती है हमारी सीमेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री। और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कौन सी आती है, शुगर इंडस्ट्रीज, ठीक है, जिनमें शुगर को हम मैन्युफैक्चर करते हैं। और असेंबलिंग इंडस्ट्री में हमारी क्या आती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीविजन। तो ये आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 को मैच करिए। कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। अगर डैम्स को बनाना है, आपने किसको बनाना है, डैम्स को बनाना है, तो डैम्स जो बनेंगे वो किस इंडस्ट्री का पार्ट होगा, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पार्ट होगा। तो हमारा इसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज शामिल हो जाएंगे। और कहता है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज जो है, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, कार मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो किसका पार्ट होता है, कार मैन्युफैक्चरिंग। कार मैन्युफैक्चरिंग पार्ट होता है हमारा असेंबलिंग इंडस्ट्रीज का, किसका, असेंबलिंग इंडस्ट्रीज का। तो इसको हम असेंबलिंग इंडस्ट्री में डाल देंगे। और ऑयल रिफाइनरी हमने अभी पढ़ी थी, ऑयल रिफाइनरी किसका पार्ट होता है हमारा, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज का, इसको एनालिटिकल इंडस्ट्री में डाल देंगे। और सिंथेटिक इंडस्ट्री में हमारी क्या आ जाएगी, सीमेंट इंडस्ट्री आ जाएगी। तो ये ऑप्शन हमारा कहाँ पर बिलोंग करता है, ए का फोर्थ। ए का फोर्थ देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है, तो ये ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। इन दोनों में कॉमन जरा चेक कर लीजिएगा, ए फोर्थ, ए फोर्थ, बी थर्ड, बी थर्ड। हमें सी और डी के बीच में जंग लड़नी है, तो सी और डी में देख लीजिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किसमें आती है, डैम कंस्ट्रक्शन, किसमें, डैम कंस्ट्रक्शन, सी का वन। तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। होल सेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है, सेलिंग गुड्स टू द अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज को गुड्स बेचना क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट कहलाता है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल और इंटरमीडिएट यूज। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, तो उसे क्या बोलते हैं, लार्ज क्वांटिटी में खरीदना, होलसेल ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होलसेल ट्रेड बोलते हैं। और परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इन द कंपैरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटीज एंड फॉर फाइनल कंजम्पशन, तो वो हमारा बेसिकली क्या होता है, एक प्रकार का रिटेल ट्रेड हो सकता है। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, दैट इज एंटरपोर्ट होगा। क्या कहलाएगा, एंटर। तो सी का फोर्थ जरा चेक कर लीजिए कहाँ कहाँ है, सी का फोर्थ यहाँ है और सी का फोर्थ यहाँ है। तो ये दो ऑप्शन हमारे कट जाएंगे, ठीक है। अब जो एक्सपोर्ट है
डी का वन वो चेक कर लीजिए, डी का वन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ए का थर्ड या ए का सेकंड, होलसेल ट्रेड ए का क्या है हमारा, लार्ज क्वांटिटी सेकंड, सेकंड हमारा यहाँ पर है और बी का थर्ड हमारा यहाँ आ जाएगा, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। आपको कॉलम मैच करना है और करेक्ट आंसर चूज करना है। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको होमवर्क में सोल्व करके मुझे जो है क्या कर देंगे, मैसेज कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, मैसेज कर देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो, ठीक है। चलिए, ये आपको मुझे अभी नहीं बताना, आपको कब बताना है, होमवर्क में दिया है मैंने आपको, करेक्ट आंसर मुझे शो करना है, क्लियर। ये 500 की 500 हमें पता है क्या होती है, टर्सरी इंडस्ट्री या एड्स टू ट्रेड होते हैं, तो इनको आपने यहाँ आइडेंटिफाइड करना है और मुझे आपको आंसर सेंड करना है। दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। अगर लगता है आपको किसी प्रकार की कोई किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर करिएगा। ये सभी मैं फिर से बता दूं, जितने भी कॉमर्स एग्जामिनेशन पीजीटी के लिए होते हैं, जिनमें केवीएस एनवीएस एएमआरएस या किसी प्रकार का आपका जो है एचटेट वगैरह एग्जाम है, या किसी प्रकार का यूपी टीजीटी यूपी पीजीटी एग्जाम है, उन सब के लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आप इन क्वेश्चनों में से एक या दो क्वेश्चन आपको 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ 11वीं क्लास के बच्चे इस पर जरूर फोकस करें, क्योंकि बेसिकली 11वीं क्लास की बुक से ही सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं, तो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेंगे। उनके जो भी यूटी या जो है यूनिट टेस्ट या जो है आपके मंथली टेस्ट होते हैं, या फिर किसी प्रकार का कोई जो बिफोर एग्जामिनेशन एग्जाम होता है, उनमें भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे हमारे असर्शन रीजंस फ्रॉम द सेम यूनिट, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।